आज यानी 21 फरवरी 2025 को मैं रात को जगा हुआ था। सुबह के 1:30 बज रहे थे, अंधेरा था और अचानक एक खबर आती है कि इजराइल में तेल अवीव के अंदर एक सेटलमेंट बात याम, उसमें 3 बम ब्लास्ट हो गए हैं बसों के अंदर। और उसके साथ साथ यह भी खबर आती है कि 2 और बम मिले हैं जो एक्सप्लोड नहीं हुए। अचानक एक दूसरी खबर आती है कि बड़े स्तर पर इजराइल में भगदड़ मच गई। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी क्योंकि एक नए तरीके का हमला, एक नए तरह की लड़ाई हमास ने शुरू की है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेबनान के अंदर भी इजराइल पीछे हट रहा है, हालांकि उसने 2-3 जगह ब्लास्ट किए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता उमड़ी चली आ रही है लेबनान में बॉर्डर की तरफ, और इजराइल को ढकेलने के पूरे एक रेला ऐसा आ रहा है कि इजराइल को ढकेल सकता है, इजराइल को सिविलियंस पे गोली चलानी पड़ेगी सरेआम, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है इजराइल। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सीरिया के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो बताएंगे। रशिया और अमेरिका के बीच जो यूक्रेन को लेकर बातचीत चल रही है, उसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने कल सुना कुछ जो कंटेंट चोरों को, और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उनको बिल्कुल ABC नहीं पता था। गाजा के बारे में तो खैर बदतमीजी कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं सत्यहिंदी.com की बात, कि वो गाजा में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे कि गाजा से पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस होंगे कि नहीं होंगे, और एक शब्द नहीं बोले कि हिम्मत नहीं है किसी की गाजा वालों को डिस्प्लेस करना, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है। यही लड़ाई हमारी उदारवादियों से। तुम लोग रेजिस्टेंस की बात क्यों नहीं करते हो, जो सच है? अगर वहां पर तुम्हारी जो उदारवादी सोच है उसके बियॉन्ड एक फोर्स रेडिकल इमर्ज कर गई है, तो तुम्हारी गीली क्यों हो जाती है उनके बारे में बात करने के लिए? आशुतोष, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, ये जो पूरी बात है इसके बारे में कौन कहेगा? मैं शीतल सिंह से पूछता हूं, मैं वो प्रकाश के रे हैं जो बोलते हैं, और जो आमतौर पे जिनका अध्ययन ठीक ठाक है, लेकिन गाजा के बारे में जब आप बात करें तो रेजिस्टेंस हमास के बारे में आपको बात करना जरूरी है। इस आवरण में मत छुपिए कि वो इस्लामिक है, वो ये है, वो है। हमास जैसे कम्युनिस्ट फोर्सेस होती थी वही हमास है, क्रांतिकारी फोर्स है। जैसे क्यूबा में क्रांति आप मानते हैं, वैसे आपको यहां भी माननी पड़ेगी। और हमास अगर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बैनर तहत कर रहा है तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। ईरान में इस्लामिक बैनर के तहत क्रांति हुई, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। क्रांतियों में फर्क करना मजहब के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, यह ओछी हरकत है। ये सीधे सीधे शासक वर्ग के आगे सरेंडर है। मैं सीधे सीधे उन लोगों को ब्लेम करता हूं। अब देखिए, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि पूरा जो जैसे जैसे खबरें आई। अब ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इसमें देखिए, एक सबसे पहले तो मैं तो पहली ही खबर पढ़ के मैं समझ गया था कि ये रेजिस्टेंस का काम है। और मैंने पहले अपने ट्वीट में, जो रात को मैंने 1:30 बजे किया, आज सुबह यानी 1:30 बजे, उसमें ही मैंने लिख दिया था कि ये रेजिस्टेंस का काम है। लेकिन तब तक ऐसी खबरें आ रही थी कि जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेत, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो। और फिर उसके बाद ये भी बात आ रही थी कि इसमें जो इजरायली पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद दूसरी खबर आती है। दूसरी खबर यह है कि इन बॉम्ब ब्लास्ट से इजराइल में भगदड़ मच गई है। अब आप बताइए, 60-70 लाख का देश है, और ये बिल्कुल आप सोचिए तेल अवीव एकदम उसकी राजधानी है, उससे सटा हुआ एक इजरायली सेटलमेंट है यमबात। और यमबात में 3 जो बसें थी उनमें ब्लास्ट हुए। मैं एक चीज और समझ गया था कि इसमें कोई हताहत नहीं होगा, और वही देखिए निकला, उसमें कोई हताहत नहीं। वो एक अलग तरह की लड़ाई हमास ने शुरू की है, जिसके बारे में मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसको बताऊंगा, और आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद देखिए, एक और खबर आती है। अब इस बार जो खबर आ रही है वो एक बड़ी अजीब सी है। उसमें तुलकरेम ब्रिगेड का नाम आता है, कि तुलकरेम ब्रिगेड का कोई कागज मिला है जो 3 ब्लास्ट हुए हैं। अच्छा, ये जो 3 ब्लास्ट हुए, इसमें आप सोचिए, अभी 3 ब्लास्ट हुए हैं, पूरे वीडियोस आए कि धू धू करके 3 बसें जल रही हैं एकदम, और पास पास। उसके बाद
फिर यह खबर आती है कि कई और बॉम्ब्स हैं जो एक्सप्लोड नहीं हुए। अब इजराइल की तरफ से बयान आता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये 9 बजे रात को, यानी हम लोग से मान लीजिए यहाँ 1:30 बज रहा है, तो आप समझ लीजिए 3 साढ़े 3 घंटा पीछे। तो ये एक इजराइल से खबर आती है कि 9 PM पे ब्लास्ट होना था, यानी 20 फरवरी 9 बजे ब्लास्ट होना था। डेटोनेटर से हुआ ब्लास्ट, कोई उसमें टाइम बम नहीं लगा था, डेटोनेटर से। लेकिन ये ब्लास्ट 9 AM होना था आज सुबह 21 फरवरी को 9 AM में ब्लास्ट होना था, लेकिन वो जल्दी हो गया 9 PM पे, जिसकी वजह से कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था, रेजिस्टेंस चाहते ही नहीं था कि किसी इजरायली सिविलियन को मारना। उसका मकसद था डराना, उसका मकसद था एक संदेश देना। और तुलकरेम का जो नाम आया, तुलकरेम ब्रिगेड का, कि हमने ये चीज की है और हम लोग इस तरीके से और भी एक्शन करेंगे। ये बदला है जो तुम वेस्ट बैंक में कर रहे हो। वेस्ट बैंक में जो पिछले 1 महीने से जेरिन से लेके जेरिको तक लगातार जो इजरायली हमले जारी हैं, घरों को डिमोलिश कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो कितना अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट पे हम वापस लौटते हैं। इनमें देखिए, सबसे पहले जो तुलकरेम बटालियन का नाम आया, उसके बाद जो भगदड़ मची, भगदड़ का यह आलम था कि पूरी की पूरी जो इजरायली फोर्सेस हैं उनको आना पड़ा, जो इजरायली आर्मी के भी एलिमेंट्स हैं उनको आना पड़ा। पुलिस से नहीं संभल रही थी स्थिति। और आप सोचिए ये किस तरह का मैसेज है कि हमने केवल अभी ब्लास्ट किए हैं, किसी की जान नहीं ली है। जिस दिन हम ये ब्लास्ट करेंगे, और इजराइल खुद मान रहा था कि अगर ये सुबह ब्लास्ट होते तो ये इसमें कम से कम हजारों इजरायली मारे जाते उसमें। लेकिन देखिए, औरतें और बच्चे भी होते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। तो ये, और लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन रीजन से ऐसा नहीं है कि हमास ने नहीं किया, ये पॉलिटिकल रीजन से नहीं किया, क्योंकि उसको ये मैसेज देना था कि हम एक आतंक पैदा कर सकते हैं। और ये डराना था कि अगर हम ये सिविलियन एरियाज में कर सकते हैं तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि पुलिस स्टेशंस जो सारे हैं तेल अवीव में, उनको अगर उड़ा दे हमास तो उसमें एक बड़े हिस्से को उड़ाया जा सकता। और यही मैसेज गया। पुलिस की यह हालत थी, जो तेल अवीव की पुलिस है उसकी यह हालत थी कि उसने अपनी ही एजेंसी को गाली देना शुरू कर दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और उसमें जो इजरायली पुलिस है तेल अवीव की, उसने शिन बेत को कहा, जो शिन बेत उनकी एक तरह से इंटरनल जो एक सिक्योरिटी सर्विस है, स्पेशल सिक्योरिटी सर्विस है, मोसाद एक्सटर्नल और शिन बेत इंटरनल। शिन बेत को उसने कहा कि ये शिन बेत का काम था कि बॉम्ब तेल अवीव में नहीं घुसे, कैसे घुस गए। उसके बाद आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया। आर्मी ने भी कहा कि दरअसल जो बॉम्ब है ये एक्चुअली अंदर ना आए, ये शिन बेत का काम था। अच्छा, शिन बेत के जो चीफ रोनेन बार है, उनके नेतृत्व से भी बन नहीं रही। तो ये भी कयास लगाया इजरायली मीडिया ने ये भी कयास लगाया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि खुद ही अंदर का काम है निपटाने के लिए। अब सोचिए, एक हमास के ऑपरेशन ने, तुलकरेम बटालियन के ऑपरेशन ने कितनी सारी परतें खोल दी, पूरे इजरायली समाज और एस्टैब्लिशमेंट को कैसे हिला दिया। ये बड़ी कहानी है। अब ये कहानी देखिए उससे भी जुड़ी है, जो 20 फरवरी यानी कल जो 4 डेड बॉडीज हमास ने लौटाई इजरायलियों की। और अभी सैटरडे को 6 इजरायली सोल्जर, सैटरडे यानी कल सैटरडे को 6 इजरायली सोल्जर हमास छोड़ेगा। उसके बदले 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी वो छूटेंगे और वो उनको इजराइल रिहा करेगा। अब देखिए, अब जो 20 फरवरी को जो हुआ उसमें भी एक बड़ा ही एक छुपा मैसेज था जो अभी क्लियर हुआ इन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। उनमें यह मैसेज था कि देखिए, 4 डेड बॉडीज हमास ने लौटाई। उसमें से एक डेड बॉडी शिरी बीबास और उसके 2 बच्चों की थी, जिसको अच्छा शिरी बीबास के बारे में पता चला कि वो इंटेलिजेंस 8200 और वो एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर थी, इसलिए उसको उठाया था। उसके साथ उसका पति और बच्चे थे, उनको भी उठाया 7 अक्टूबर 2023 को। लेकिन नवंबर 2023 में ही हमास ने कह दिया था कि शिरी बीबास और जो 2 बच्चे हैं वो जिस ग्रुप के साथ थे उस ग्रुप के ऊपर इजराइल ने बमबारी कर दी,
हमारे लोग भी मारे गए, उसके साथ साथ वो भी शीरी बीबास और 2 बच्चे भी मारे गए। उसके बाद जो उसका पति याल्डेन बीबास है, उसका भी बयान आया। उसने कहा कि मतलब वो जनवरी में वीडियो आया, नेतन्याहू को उसने कोसा। इस सब के बावजूद पूरे 2024 में एक पूरा विलिफिकेशन कैंपेन चला, हमास को विलेन बताते हुए। हमास ने देखिए औरतों और बच्चों को अगवा किया, ये बताते हुए कैंपेन चला और मार दिया उनको। ये इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने मारा। और ये पूरी दुनिया इस बात की ये मतलब कयास लगाए बैठी थी कि अभी जो 20 फरवरी को 2025 जो बॉडीज लौटाई हमास ने, उसमें बवाल होगा, उसमें कम से कम इजरायली प्रेस चिल्लाएगा, उसमें फिर वही बात होगी कि हमास ने इन लोगों को मारा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। एक शब्द किसी इजरायली मीडिया, जो कोई मौका नहीं छोड़ता है हमास को जिस भी तरह की गाली देनी है, उस भी तरह की गाली देने को कोई नहीं छोड़ता है। और जो पूरे इजरायली जो सो कॉल्ड उदारवादी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे भारत के उदारवादी हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उनमें। ये भी कोई मौका नहीं छोड़ते हमास को विलन बनाने में, क्योंकि ये डरते हैं रेडिकल फोर्सेस से, ये डरते हैं। तो ये जो सारी चीजें देखिए हुई है, होनी थी, वो हुई नहीं। इजराइल की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया, इजराइल के सरकार की तरफ से नहीं आया, इजराइल के प्रेस की तरफ से नहीं आया, बल्कि बयान ये आए जो प्रेसिडेंट हर्जोग हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं आज की तारीख में। नेतन्याहू को उन 4 बॉडीज को जो हमास ने लौटाई रिसीव करना था, नेतन्याहू पीछे हट गया, रिसीव नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं ये सत्यहिंदी.com टाइप लोगों से, तुमने क्यों नहीं इस बात को बताया कि नेतन्याहू पीछे हट गया? तुमने इस बात को क्यों नहीं बताया कि पूरा इजराइल का प्रोपेगेंडा खत्म हो गया? इस तरह की अगर बात होगी, मैं आशुतोष जैसे लोगों को वार्न करता हूं, तो एक्सपोजर होगा। और इसमें यह नहीं देखा जाएगा किसके क्या सब्सक्राइबर्स हैं, किसके नहीं है। सवाल यहां पर यह सच्चाई क्या है, सच्चाई ये लोग बताते नहीं। और यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से देखिएगा इनको भी किसी न किसी रूप में सफर करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि तो ये देखिए 20 फरवरी को जो पूरा एक्सचेंज हुआ, उसकी एक खासियत ये रही कि इजराइल उस तरह से एग्रेसिव नहीं हो पाया। और इजराइल ने कहीं भी उस तरह की कोई भी बात इजराइल नहीं कर पाया कि हमास को जोड़े इन किलिंग से। और इजराइल अभी तक ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मारा। मैं सवाल पूछता हूं कि ये बात तो सिद्ध हो गई ना कि इजराइल ने मारा, इस बारे में कोई ना कोई कोई क्यों नहीं बात करता है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात यह है कि जो अभी कल जो 6 लिविंग प्रिजनर्स हमास छोड़ेगा, उसके बदले जो 800 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी आजाद होंगे, उनके बारे में भी देखिए ये सब बातें आएंगी कि उनको टॉर्चर किया गया, ये भी सब नहीं बोलते हैं। और पिछली बार भी जो अभी तक 1135 फिलिस्तीनी रिलीज हो चुके हैं, उनके बारे में भी ये लोग नहीं बोलते। अजीब तरह का एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि अमेरिका ये कह रहा है, वो कह रहा है, जैसे गाजा कोई बेचारा है। अरे गाजा तुमको पलट के 2 झापड़ मारने को कि वो मतलब कुवत रखता है। तुम गाजा को क्या समझते हो? वहां लोगों ने नरसंहार झेल के जीते हैं। वो 2 झापड़ मारेगा तो सबके सब की पैंट गीली हो जाएगी। ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है, इसमें लाजमी है किसी भी इंसाफ पसंद आदमी को एग्रेसिव होना ही पड़ता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, जो यूक्रेन वॉर को लेकर चल रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन का रशिया के कंट्रोल में आ गया है। अमेरिका जो है वो पीछे हट रहा है, वो रशिया के साथ संधि चाहता है। सऊदी अरेबिया में रशिया और अमेरिका की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन को बुलाया नहीं गया है। जेलेंस्की पे ट्रंप ने हमला शुरू कर दिया है। और एक चीज बड़ी जबरदस्त सामने आई, जो अच्छा, एक तो बात जेलेंस्की ने एक्सेप्ट की कि हमको $200 बिलियन दिए गए, अमेरिका ने दिए, लेकिन हमारे पास केवल $75 बिलियन पहुंचे। बीच में पैसा कहां गया, वो एक सवाल। और ट्रंप ये कह रहा है कि ये जो पैसा है, ये जो अमेरिका की जो करप्ट फोर्सेस हैं और जो यूक्रेन की जो करप्ट फोर्सेस, यानी जेलेंस्की खुद इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद दूसरी बात, ट्रंप ने ये कह दिया कि जेलेंस्की की जो अप्रूवल रेटिंग है वो केवल 4% है, और ऐसे लोगों को शासन करना ही नहीं चाहिए। जेलेंस्की ने अपनी एक एजेंसी से एक और सर्वे कराया, जिसमें कहा कि हमारी अप्रूवल रेटिंग 57% है। एलोन मस्क ने उसके बाद क्या, एलोन मस्क ने कहा कि ये जो
जेलेंस्की ने करवाया। ये यूएस एड नाम की संस्था जिसको पकड़ा मस्क ने और जिसने भारत को भी पैसा दिया, उसके बारे में भी बताएंगे। बड़ा एक भारत सरकार का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया उस पर। तो मस्क ने कहा कि ये जो पैसा है ये सीधे जेलेंस्की ये जो है यूएस एड ने जिस सर्वे एजेंसी से सर्वे कराया जेलेंस्की ने अपने फेवर का, उसको दिया पैसा। अच्छा, भारत का मैं बता रहा हूं यूएस एड वाला। भारत में जो ये बात हो रही थी कि करीब 20 मिलियन माने $2 करोड़ करीब भारत को दिए गए हैं यूएस एड द्वारा, और बीजेपी कांग्रेस पे हमला कर रही थी। कांग्रेस थोड़ा डिफेंसिव थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने भी कुछ कहा। अब वो पैसा आज बयान आया है कि वो बांग्लादेश के लिए था। अरे यार, मैंने वो लिस्ट देखी है, बांग्लादेश के लिए अलग से मतलब मुकर्रर किया गया था पैसा। बांग्लादेश को अलग रकम पहुंची है जो यूएस एड ने भेजी है, पाकिस्तान को अलग से भेजी है, श्रीलंका को अलग से भेजी है। भारत की जो एड है उसको अब मोदी फंस रहे हैं, क्योंकि मोदी देखिए वहां सरेंडर करके आए हैं, अमेरिका में पूरी तरह से सरेंडर करके आए हैं। उनकी स्थिति ना इधर की है ना उधर की। वो इस तरह के करार करके आए जिससे भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। पता नहीं क्या क्या वो कह के आए, उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। विपक्ष भी उस पर हमलावर नहीं है। विपक्ष की भी हालत वही है जैसे इन उदारवादियों की, आप जानते ही हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, भारत उससे आउट हो गया है। भारत को बाहर कर दिया गया, भारत की कोई वक़्त नहीं रही। और ये इस सरकार के अंदर ऐसे बुद्धिजीवियों के चलते, ये जो इस तरह के फोरम चलाते हैं, अपने को एंटी बीजेपी कहते हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। अब आप सोचिए, क्योंकि ये भी कभी भारत की जो पूरी की पूरी इमेज है, वो उसमें यहां पर कोई किसी भी चीज पे, अरे आप किसी के साथ तो खड़े होइए, फिलिस्तीन के आप साथ है, फिलिस्तीन के साथ खड़े होइए। अच्छा, कहीं मत खड़े होइए, सच बोलिए, लेकिन सच भी नहीं बोलना है। और रोना भी है कि भारत की कोई, अरे भारत की स्थिति कैसे रहेगी जब यहां की सरकार, यहां के बुद्धिजीवी सब बिके हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह के स्टैंड नहीं ले रहा है। और अभी देखिए आप कि रूस, भारत का मित्र, रूस जाके पूरा एक यूक्रेन वॉर को सॉल्व भी कर लेगा, यूक्रेन के टेरिटरी हड़प भी लेगा। हम उसको हड़पना नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि रूस ने अपने को रिक्लेम किया है, क्योंकि यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था। अमेरिका ने 15 देश अलग किए जब सोवियत रूस टूटा 1991 के बाद। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि रूस और अमेरिका में जब एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ट्रम्प जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी पहलू हैं, और उन क्रांतिकारी पहलुओं को ना ये कभी समझे हैं, ना कभी इन्होंने समझने की कोशिश की। या तो ये अमेरिका के बिल्कुल सपोर्टर हो जाते हैं, या जबरदस्ती के क्रिटिकल हो जाते हैं बेवजह। अभी जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, उसको ये देखने की जरूरत है कि अमेरिका में शासक वर्ग के दो हिस्सों में लड़ाई चल रही है, बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है, मरने मारने की लड़ाई चल रही है। और ये एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म की क्राइसिस दिखाता है। हमको यही सिखाया गया है कि जब भी ऐसा हो तो समझ लो बहुत बड़ी क्राइसिस है, जैसे 1930s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हुई थी, जब हिटलर, जो कि वो भी कैपिटलिज्म का एक सिंबल था, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म का, और उसमें और इंग्लैंड में लड़ाई हो गई थी, और दोनों और विश्व युद्ध की तरफ गए, जिसमें कम्युनिस्ट सोवियत रशिया को फायदा हुआ। अल्टीमेटली हीरो कौन बना? कम्युनिज्म, जो प्रो पीपल्स आइडियोलॉजी है वो बनी। उसी तरीके से अभी जो दो शासक वर्ग आपस में लड़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, अभी ये देशों में नहीं हो रहा, अमेरिका के अंदर हो रहा है, लेकिन बाहर भी शुरू हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो ट्रंप के लोग हैं वो बाइडेन के लोगों पे तो अटैक कर ही रहे हैं, यूरोप पे भी अटैक कर रहे हैं, जिन लोगों ने बाइडेन का साथ दिया था यूक्रेन वॉर में। और यूरोप पे इतना भयंकर हमला हो रहा है। अभी जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में यूरोप को उन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहां कोई अपनी बात नहीं रख सकता। यूक्रेन के सवाल पे एकदम अंधे होकर यूक्रेन का सपोर्ट किया। क्या मतलब था इसका? ये जो सारी चीजें हैं, ये आप देखिए विश्व स्तर पे ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। भारत में कोई बहस नहीं हो रही, इन पे कोई बहस नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखिए आप कि जो रशिया और अमेरिका की मीटिंग सऊदी अरेबिया में होने जा रही है, उसमें मिडिल ईस्ट के बारे में भी बात होगी, केवल यूक्रेन के बारे में बात नहीं होगी।
और मिडिल ईस्ट के बारे में रशिया भी एक पोजीशन लेगा, यानी अमेरिका ये मान चुका है कि रशिया के भी स्टेक्स मिडिल ईस्ट में है, और रशिया की ईरान से संधि है 20 साल की, अभी रिन्यू हुई है, अभी रिन्यू हुई है। और रशिया, सो अब तो ईरान की ही ये जीत हुई ना। अब जो लोग कह रहे थे, क्योंकि मैंने कल वो सुना प्रकाश रे जो हैं उनको, कि भाई वो ईरान का नुकसान है, ईरान के तो ईरान तो फायदे में है, ईरान को तो अल्टीमेटली इस पूरी सिचुएशन से सबसे ज्यादा गेन ईरान को हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इजराइल के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कौन है? ईरान है। रशिया भी अगर मिडिल ईस्ट में इंटरवीन करेगा, ईरान के थ्रू करेगा। ईरान की पोजीशन मजबूत हुई है कि कमजोर हुई, आप बताओ। ये जो देखिए पूरी बारीकियां हैं, ये जो पूरी समझदारी है, ये देखिए, ये बहुत हद तक हमको ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है। ये जो पूरे खोखले हो चुके बुद्धिजीवियों को पे हमला करना कितना जरूरी है। उसके बाद अब देखिए लेबनान में सीधे सीधे वहां पर हिजबुल्लाह की जीत हुई है, लेकिन भारत में कोई इस तरह की जो प्लेटफॉर्म से कभी नहीं बात करेंगे। अब हिजबुल्लाह की जीत का यह आलम है कि इजराइल ने आज 2 कफ्र किला और 2-3 जगह बड़े बड़े ब्लास्ट किए, ऐसे खाली एरिया से। ये ऐसे ही करते, मतलब इनको लगता है कि हम ये ब्लास्ट करेंगे तो उससे लेबनीज डर जाएंगे, फिर हम कुछ हिस्सा लेबनान का ले लेंगे, फिर हम खाली नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, जैसे सीरिया में कर रहे हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि सीरिया में जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो इजराइल को कितना मारेगी, और लेबनान से इनको 1-1 इंच लेबनान की भूमि खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि अगर तुमने खाली नहीं किया तो फिर हमें आता है खाली कराना। हिजबुल्लाह ने वहां की सरकार को भी चेतावनी दे दी है लेबनान की, कि अगर तुमने वीकनेस दिखाई, कमजोरी दिखाई, तो ये याद करो कि 2000 में लेबनान से इजराइल को किसने भगाया? हिजबुल्लाह ने भगाया। 2006 में जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया तो किसने डिफेंड किया? हिजबुल्लाह ने किया। तो आज की तारीख में भी हिजबुल्लाह आगे आएगा और लेबनान की आर्मी में डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन है, इस सवाल को लेकर डिवीजन है जबरदस्त। और ईरान की जो फ्लाइट इन्होंने लैंड होने थी, ये जाके ईरान के पैर पड़ेंगे, लेबनान के लोग, लेबनान की जो सरकार में लोग ईरान के पैर पड़ेंगे, और ये हिजबुल्लाह के भी पैर पड़ेंगे। इनकी और कोई औकात नहीं है। अब ये जो देखिए सारी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में एक नया एंगल आ रहा है। वो नया एंगल आ रहा है इजिप्ट का, और इजिप्ट में देखिए बड़ी ही भयंकर चर्निंग चल रही है। जो इजिप्शियन रेजिस्टेंस है वो अलग है। जो सिनाई में जो इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस भेजी है, वो एक तरह का मैसेज है। वो इजराइल को भी मैसेज है, अमेरिका को भी मैसेज है, और बाकी अरब देशों को भी मैसेज है। आज देखिए अरब लीग का भी एक बड़ा अजीब सा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमास अगर सरकार में ना रहे गाजा में तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमास ने तुरंत जवाब दिया। हमास ने कहा कि अरब लीग को तुम डिसॉल्व करो, अरब लीग का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमास, क्योंकि हमास एक चीज में क्लियर है, गाजा में कोई भी सोल्यूशन होगा पॉलिटिकल, तो उसमें हमास और बाकी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और गाजा के लोग, उनकी आवाज सबसे पहले होगी। और गाजा की आवाज रेजिस्टेंस है वहां का। महमूद अब्बास नहीं है, अरब लीग नहीं है। अरब लीग तो गद्दार निकला, और ये बात हमास बार बार कहता है। अभी भी देखिए जो जहां से मैंने बात शुरू की, जो ब्लास्ट हुए, उन ब्लास्ट का असर क्या हुआ? उन ब्लास्ट का असर सीधे वेस्ट बैंक पे पड़ा। वेस्ट बैंक में आज जो इजराइल हमलावर होता था, देखिए हर दिन का आंकड़ा है, कल तक इजराइल ने कम से कम 133 जगह एग्रेशन दिखाया था वेस्ट बैंक में। रेजिस्टेंस भी हुआ था उन 133 जगह में, करीब 80 जगहों पर। आज सुबह से शाम हो गई है, इजराइल ने केवल 7 जगह, 133 से 7 जगह केवल एग्रेशन दिखाया है। आईडीएफ की हालत खराब है इस पूरे मैसेज से, क्योंकि आईडीएफ को भी यह बता दिया गया है कि भाई सरकार जो भी कहे, नेतन्याहू कितने कंट्रोल में है किसी को नहीं पता, कौन इजराइल चला रहा है ये किसी को नहीं पता। और जो आईडीएफ है, आईडीएफ अपने हिसाब से चल रही है। उसके जो कमांडर्स कह रहे हैं, उसके कमांडर्स देख रहे हैं कि वहां पर देखो शिनबेत फेल हो गई। अब वो कह रहे हैं कि आर्मी का ये काम थोड़ी ना है कि हम अंदर की सिक्योरिटी देखें, ये तो शिनबेत का काम है। और शिनबेत से एक अलग लड़ाई नेतन्याहू की चल रही है। वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वो अभी के चीफ से, क्योंकि 7 अक्टूबर को की घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन नेतन्याहू चप जाएंगे। तो ये देखिए पूरी इनकी राजनीति चल रही है इसमें। तो अब सवाल यहां पर यह है कि जो पूरा जो वेस्ट बैंक में एक देखिए कैसे
इजराइल के अंदर हमला करके वेस्ट बैंक पे अपर हैंड फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ले लिया है। ये है पूरा लब्बो लुबाब, पूरा जो ब्लास्ट हुए हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमास एक नए तरह की उसने लड़ाई शुरू की है, एक नए तरह का उसने फ्रंट खोला है और वो पूरा इजराइल को अंदर से घेर रहा है। और ये देखिए, इसके बहुत दूर तक ये बात जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो लग रहा है कि सीज फायर देखिए का जो सेकेंड फेज है उसमें इजराइल को जाना पड़ेगा। अब तो और जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं गया, वो वापस गाजा में सेना भेज नहीं सकता है, उसको सेकेंड फेज में जाना पड़ेगा। और सेकेंड फेज में जैसे ही वो गया, वैसे ही ये घोषित हो जाएगा कि इजराइल हार गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये देखिए आज के डेवलपमेंट्स। कल आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।